हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं ऑर्को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 5 दिसंबर 2023। अगर आप विनर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन होना चाहते हैं देन यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। विनर इंस्टीट्यूट के 2 ब्रांचेस हैं, एक नागपुर और एक पुणे में। तो अगर आप अपना जो सक्सेस है वो अगर पाना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम देन विनर इंस्टीट्यूट जरूर विजिट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस में आज 2 एडिटोरियल है। सबसे पहला एडिटोरियल जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लेकर है कि शुरुआत में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कैसे जो है मीटिंग्स हुआ करते थे, अब जाके जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है, कौन कौन से नए फंड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे मान लो लॉस एंड डैमेज फंड, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे बातचीत किया गया है। सेकंड जो एडिटोरियल है वो किसके ऊपर है, जो इजराइल है। इजराइल किसके ऊपर अटैक किया है, हमास के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, देन इजराइल जो है रिटेलिएट किया है हमास के ऊपर, एंड अभी जो है वो वॉर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो उसी के ऊपर इंडिया जो है वोट किया है इजराइल के अगेंस्ट में कि ये जो वॉर है इसको बंद होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। तो उसी के ऊपर जो है आज का सेकंड एडिटोरियल है कि इंडिया जो है इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया है कि इजराइल को ये वॉर बंद करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वोकैब देख लेते हैं। पहला वाला जो एडिटोरियल है उसमें वोकैब, बहुत सारे वोकैब हैं एंड वोकैब्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि मेंस एग्जाम में मैंने खुद देखा है कि 2 से 3 वोकैब तो मिनिमम आते ही हैं फ्रॉम हिंदू एडिटोरियल। और आज के जो है बहुत सारे वोकैब्स हैं एंड जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी थोड़े बहुत डिफिकल्ट हैं, तो उसको याद से जो है कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है, स्टफी। स्टफी क्या है, एडजेक्टिव है। स्टफी का मतलब क्या है कि मान लो एक एनक्लोज्ड स्पेस है जहां पे मान लो एयर नहीं है या फिर वेंटिलेशन सही नहीं है, बंद कमरा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टफी। देन ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स ये एक नाउन है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो मान लो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं। किसके लिए पालन करते हैं, लोगों के हित के लिए पालन करते हैं। जैसे एन ऑफिशियल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर वन परसीव्ड एज बीइंग कंसर्न्ड विद प्रोसीजरल करेक्टनेस, यानी कि उनका मेन काम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को पालन करना, जो नियम है उसका पालन करना, एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल्स नीड्स, कि लोगों का हित के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, देन आ जाते हैं टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स ये भी एक नाउन है। तो टेक्नोक्रेट्स का मतलब क्या है, वो मान लो ऑफिशियल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट का जिसके पास मान लो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो कि एक्सपर्ट है टेक्निकल फील्ड में, तो उसे हम लोग टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। तो देखो, अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज हु हैज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ गवर्नमेंट और इन एन इंडस्ट्री, जिसके पास मान लो टेक्निकल या फिर साइंटिफिक नॉलेज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। देन आ जाते हैं मॉर्फ्ड। मॉर्फ्ड का मतलब क्या है कि मान लो एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में चेंज हो जाना, तो इसका मतलब क्या है कि एक क्रिया वहां पे हो रहा है, कोई काम हो रहा है, इसलिए वो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। ठीक है, सो अंडरगो और कॉज टू अंडरगो अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फ्ड कहते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब है ऑफिशियल डंप। ऑफिशियल डंप क्या है, नाउन है। ऑफिशियल डंप का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल। अगर ऑफिशियल्स के कोई अगर ग्रुप है देन उसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल डंप। ठीक है, सो द ऑफिशियल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, उसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल डंप। देन एक फ्रेज है, फ्रेज का नाम क्या है, बर्स्टिंग एट द सीम्स। फ्रेज क्या है, बर्स्टिंग एट द सीम्स, यानी कि ओवरफ्लो हो जाना। मान लो कहीं पे अगर बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो बिजनेसेस हैं, जो मीडिया है, वो अगर ज्यादा आ जाता है, ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मीडिया इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है, नंबर ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बढ़ गए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्स्टिंग एट द सीम्स, यानी कि ओवरफ्लो, सो ऑफ अ प्लेस फुल टू ओवरफ्लोइंग। देन रीम्स। रीम्स ये क्या है, नाउन है। रीम्स का मतलब क्या है कि मान लो ये मेनली हम लोग पेपर या फिर जो मान लो प्रिंट आउट्स है ना, उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं।
हैं, इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ, मान लो पेपर या फिर जो प्रिंट आउट्स हैं जिसे हम लोग गट्ठा कहते हैं ना, तो वही सेम चीज, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग स्पेशली पेपर और राइटिंग। देन इंट्रिकेटली, ये क्या है, एडवर्ब है। इंट्रिकेटली का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी चीज को अगर हम लोग बहुत डिटेल माइन्यूटली अगर हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कोई एक कॉम्प्लेक्स चीज को, देन उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिकेटली। सो इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड मैनर उसे हम लोग कहेंगे इंट्रिकेटली। देन आ जाते हैं कॉन्वोल्यूटेड, ये क्या है, एडजेक्टिव है। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है, ऑफ एन आर्गुमेंट, स्टोरी और सेंटेंस, ये जो है कोई भी आर्गुमेंट या फिर स्टोरी या फिर सेंटेंस को लेकर हम लोग कह सकते हैं व्हिच इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, जो क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मान लो कोई नियम लेकर आया है, वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, देन उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वोल्यूटेड। देन आ जाता है बर्जियोनिंग, देन हम लोग आ जाते हैं बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी चीज अगर मान लो बहुत ही रैपिडली फ्लरिश हो रहा है, बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बर्जियोनिंग। सो द बिगिनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, दैट इज फ्लरिशिंग, उसे हम लोग कहते हैं बर्जियोनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं वॉसिफेरस। वॉसिफेरस क्या है, एडजेक्टिव है। वॉसिफेरस का मतलब क्या है कि मान लो लाउड किसी के सामने अगर कुछ कहना है, ठीक है, अगर मान लो मेरा कोई ओपिनियन है, ठीक है, किसी को लेके, अगर मान लो उसके ऊपर मैं अगर लाउडली बोल्डली अगर उसके सामने कुछ कह रहा हूं, उसके ऊपर कुछ कह रहा हूं, देन वो हो जाएगा वॉसिफेरस। सो एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय वेहिमेंट ओपिनियंस दैट इज लाउड एंड फोर्सफुल, उसे हम लोग कहते हैं वॉसिफेरस। देन आ जाते हैं रेलीगेटेड, ठीक है, रेलीगेट करना यानी कि किसी को मान लो लोअर रैंक में अपॉइंट कर देना, उसे हम लोग कहते हैं रेलीगेट। सो रेलीगेटेड ये क्या है, वर्ब है, असाइन एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन टू। देन ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी क्या है, नाउन है। ऑब्सक्योरिटी क्या है, नाउन है। द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पिकुअस और अनइंपॉर्टेंट, ऐसा कोई चीज मान लो अनइंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्सक्योरिटी कहेंगे। देन आ जाता है पार्वेनस। पार्वेनस क्या है, ये एक नाउन है पार्वेनस। पार्वेनस का मतलब क्या है कि मान लो रिगार्डिंग पावर, रिगार्डिंग वेल्थ, रिगार्डिंग मान लो सक्सेसफुल। तो मान लो अगर किसी के पास ज्यादा पावर है, अचानक मान लो ज्यादा पावर हो गया, बट जो ऑलरेडी पावरफुल है उसके सामने उसका कोई मोल नहीं है। या फिर मान लो कोई अगर अचानक अमीर हो गया है, जो ऑलरेडी अमीर था पहले से, पुश्तों से जो मान लो अमीर है, उसके सामने उसका कोई मोल नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पार्वेनस। सो अ पर्सन, एक ऐसा आदमी हु हैज रिसेंटली बिकम वेल्दी, पावरफुल और सक्सेसफुल, जो मान लो अभी रिसेंटली वेल्दी, पावरफुल या फिर सक्सेसफुल हुआ है, बट इज नॉट एक्सेप्टेड बाई अदर वेल्दी, पावरफुल एंड सक्सेसफुल पीपल, यानी कि दूसरे लोगों के सामने उसका कोई मोल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं पाइवटिंग, ये क्या है, जिरंड है, लास्ट में आईएनजी है तो इसलिए क्या है, ये जिरंड बन जाता है। पाइवट क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी बन जाता है, जिरंड बन जाता है, ठीक है। सो स्पेशली इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली चेंज द वे इन विच वन डज समथिंग, मान लो क्या है, पूरा डायरेक्शन को चेंज कर देना, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ना तख्ता पलट। अगर मान लो पूरा चीज मान लो पूरा पलट गया है, या फिर मान लो कोई चीज एक डायरेक्शन में हो रहा है, उसको पूरा डाइवर्ट करके दूसरे डायरेक्शन में चला जाना, उसे हम लोग कहते हैं पाइवटिंग, ठीक है। देन आ जाते हैं मेसायनिक। मेसायनिक ये क्या है, एडजेक्टिव है। मेसायनिक ये किससे आया है, मसीहा, या फिर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना मसीहा, उससे आया है। मसीहा का मतलब क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति जो हम लोगों को प्रॉब्लम से बचाएगा, जो हम लोगों को प्रॉब्लम से बचाएगा, उसे हम लोग कहते हैं मसीहा। तो देखो, रिलेटिंग टू अ डिवाइन बीइंग हु हैज बीन बोर्न और हु विल बी बोर्न एंड हु विल चेंज द वर्ल्ड, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हम लोगों को परेशानियों से बचाएगा या फिर वर्ल्ड का जो भी परेशानी है उसको चेंज कर देगा, उसे हम लोग कहते हैं मेसियानिक, ठीक है। एस्पाउजल, एस्पाउजल क्या है, नाउन है। एन एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ, कोई भी चीज को मान लो सपोर्ट करना, अडॉप्ट करना कोई भी चीज को, उसे हम लोग कहते हैं एस्पाउजल। देन एक्सपीडियंसी, देन आ जाते हैं एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज करने में बहुत ही कन्वीनियंट अगर फील हो रहा है, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल वे में वो चीज हो रहा है, देन उसे हम लोग कहते हैं एक्सपीडियंसी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड practical despite possibly being improper or immoral, then उसे हम लोग कहते हैं एक्सपीडियंसी। देन लोथ, ये क्या है, वर्ब है। लोथ का मतलब क्या है, डिस्गस्ट, किसी के प्रति घृणा अगर है। सो फील इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट फॉर।
देन आ जाते हैं बेनल। बेनल क्या है? एडजेक्टिव है। बेनल का मतलब क्या है? बोरिंग, जिसका मान लो ओरिजिनलिटी कोई अगर खो चुका है या फिर बोरिंग, उसे हम लोग कहते हैं बेनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल का हेडिंग देख लेते हैं, क्या है? कीपिंग इट रेलिवेंट। तो ये बोला जा रहा है कि उसको जो है रेलिवेंट रखना है। किसको रेलिवेंट रखना है? ऑन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स, की जो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स है उसको जो है रेलिवेंट रखना है। COP meetings must use climate science to promote justice and equity। तो यहाँ पे जो है मेन ओपिनियन क्या है ऑथर का, कि जो COP मीटिंग्स हैं उसमें क्या यूज करना चाहिए? क्लाइमेट साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? टू प्रोमोट जस्टिस, एक तो जस्टिस प्रोमोट करे एंड दूसरा क्या है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी। याद रखना, इक्विटी का मतलब वो शेयर वाला इक्विटी नहीं, इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी को डिनोट करता है इक्विटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। क्या बोला जा रहा है कि सिंस 1995, तो बोला जा रहा है कि 1995 से when the first of the United Nation Conference of Parties, जिसे हम लोग COP कहते हैं, was organized। तो बोला जा रहा है कि 1995 से जो है COP स्टार्ट हुआ। 1995 में COP कहां पे स्टार्ट हुआ था बच्चों बताओ? ये जो है ये बर्लिन में हुआ था। ठीक है, बर्लिन। It has undergone a remarkable shift in character। तो ये बोला जा रहा है कि जब से ये स्टार्ट हुआ 1995 से और अभी जो हुआ COP28 कहां पे हुआ? दुबई में हुआ। तो इसमें जो है रिमार्केबल शिफ्ट हमें देखने को मिला, यानी कि इसके जो कामकाज है उसमें क्या हम लोगों को रिमार्केबल चेंज देखने को मिला। फ्रॉम स्टफी क्लोज डोर मीटिंग्स, तो बोला जा रहा है कि पहले क्या होता था? स्टफी यानी कि लैक ऑफ एयर या फिर लैक ऑफ वेंटिलेशन, जो क्लोज डोर मीटिंग्स होता था, वहां से लेके पीपल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स। तो वहां पे जो है मेनली कौन रहते थे? ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स रहते थे। उसके अलावा जो है जो मिनिस्टर्स हैं वो रहते थे। ठीक है, तो वहां से लेके चेंज क्या हो गया है? दे हैव मॉर्फ्ड इनटू। मॉर्फ इनटू का मतलब क्या है? स्मूथली चेंज हो जाना किसी और चीज में, ट्रांजिशन इनटू अ कार्निवल। तो वो जो है एक फेस्टिवल में जो है वो एक चेंज हो चुका है। ऑफिशियलडम हैज ऑफ कोर्स ग्रोन। तो बोला जा रहा है कि जो ग्रुपिज्म है बिटवीन द ऑफिशियल्स वो जो है ग्रो हुआ है विथ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट। कहां पे है सेक्रेटेरिएट बच्चों? बॉन में है, BONN। ठीक है, बॉन जर्मनी में है। सो द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट बर्स्टिंग एट द सीम्स। बर्स्टिंग एट द सीम्स का मतलब क्या है? ओवरफ्लो हो रहा है। किससे ओवरफ्लो हो रहा है? विद रीम्स ऑफ सब्सिडियरी बॉडीज, यानी कि बहुत सारे सब्सिडियरी बॉडीज जो है अभी आकर जुड़े हैं। पहले क्या था? पहले सिर्फ जो है ये ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, इन्हीं लोगों के बीच में जो है ये मीटिंग्स हुआ करता था। बट अभी क्या है? बर्स्टिंग एट द सीम्स मींस ओवरफ्लो हो रहा है। किसका ओवरफ्लो हो रहा है? विद रिंग्स ऑफ सब्सिडियरी बॉडीज, देन वर्किंग ग्रुप्स एंड इंटीग्रेटली कॉन्वोल्यूटेड एजेंडा आइटम्स। तो बोला जा रहा है कि जो इंटीग्रेटली यानी कि बहुत ही माइन्यूटली या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो एजेंडा आइटम्स है, जो वर्किंग ग्रुप्स है, उससे जो है ये भर चुका है। ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है। बट दिस हैज बीन अकम्पनीड बाय बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग का मतलब क्या है? रैपिडली ग्रो होना। इसके साथ और क्या अकम्पनी किया है? बाय द बर्जियोनिंग ऑफ एक्टिविस्ट ग्रुप्स। जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं उसके नंबर भी बढ़ गए हैं। इंडिजिनस ग्रुप्स, उसके नंबर भी बढ़ गए हैं। बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस, जो बड़े और जो छोटे बिजनेसेस हैं उसके नंबर भी बढ़ गए हैं। कंसल्टेंसीज, उसके नंबर भी बढ़ गए हैं। ट्रेडर्स, उसके नंबर भी बढ़ गए हैं। एंड वास्ट मीडिया प्रेजेंस। तो ये बोला जा रहा है कि इतने सारे जो एक्टिविस्ट ग्रुप से लेके इंडिजिनस ग्रुप्स, बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस, कंसल्टेंसीज, ट्रेडर्स एंड वास्ट मीडिया प्रेजेंस, ये सबका नंबर जो है और बढ़ गया है एंड वो बढ़ता रहा है। क्योंकि बर्जियोनी का मतलब क्या है? रैपिडली फ्लरिश होना। रैपिडली जो है ये चेंज हमें देखने को मिला है यहाँ पे। इट इज ऑन वन हैंड फेयर टू कंक्लूड दैट दिस इज अ वेलकम डेवलपमेंट एंड ड्यू टू द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हाउ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। तो बोला जा रहा है कि ये अगर हम लोग एक तरफ से देखें तो ये क्या है? ये एक वेलकम मूव है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बट जो ग्रोइंग अवेयरनेस है ऑफ हाउ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? मैन मेड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हम लोग क्या है? कोल बर्न करते हैं, हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, हम लोग कार्स चला रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो इससे क्या है? ये सब क्या है? मैन मेड क्लाइमेट चेंज है। इसके वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, सो ऑफ हाउ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफाइड बाय, उसको और बढ़ा दिया है। एम्प्लीफाई मतलब उसको और बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा
दिया है? सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो जब ये आया था तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो एक तरफा जो है अपना इंडस्ट्रीज बढ़ाते गए, अपने आप को डेवलप किया, तो तब उसमें जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से मान लो जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते थे, उससे क्या है अल्टीमेटली हम लोगों को क्लाइमेट चेंज देखने को मिला। पोजेज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो कैसे ये जो एक तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स तो था ही, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे क्या है कि जो ह्यूमन जो एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है ह्यूमन का, कि ह्यूमन जो है भी एग्जिस्ट करने में भी जो है भी उसमें थ्रेट है, ह्यूमन का लाइफ को थ्रेट है, तो वो किसके वजह से हुआ है? हम लोगों के वजह से हुआ है। अब देखो द क्लाइमेट डिनायलिस्ट, डिनायल का मतलब क्या है? ना बोलना। अब क्या है जो क्लाइमेट डिनायलिस्ट यानी कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि हाँ ह्यूमंस की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट डिनायलिस्ट। तो क्लाइमेट डिनायलिस्ट वोसिफेरस यानी कि बोल्डली कहा है एंड सिग्निफिकेंट इन पावर कॉरिडोर्स इवन अंटिल अ डिकेड अगो। तो बोला जा रहा है कि एक दशक यानी कि 10 साल पहले तक भी इन लोगों का ये कहना था कि ह्यूमन के वजह से जो है ये क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, आर नाउ रेलीगेटेड। उन लोग मतलब ये जो क्लाइमेट डिनायलिस्ट है उन लोगों को अभी क्या कर दिया गया है? लोअर रैंक में उन लोगों का अपॉइंट कर दिया गया है, उनका बात कोई नहीं सुनता है। टू द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द डार्कनेट यानी कि उसके बाद का जो है कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। Along with फ्लैट अर्थर्स, तो फ्लैट अर्थर्स यानी कि जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे विश्व में जो लोग ये सोचते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लैट अर्थ सोसाइटी, ठीक है। एंड द रैंक्स फील्ड बाय पार्वेनस। पार्वेनस का मतलब क्या है कि जो मान लो अभी पावर में आया है, बट उन लोगों को क्या है जो ऑलरेडी पावर में है उसके सामने उसका कोई भी मोल नहीं है। एंड द पाइवोटिंग मर्चेंट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल एरा who see opportunity in messianic espousal of renewable energy। तो उन लोगों को अभी ये लगता है कि जो मसीहा है, मसीहा का मतलब क्या है? ऐसा कोई आएगा जो हम लोगों को प्रॉब्लम से बचाएगा, उसे हम लोग कहते हैं मसीहा। जैसे ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, वो भी एक मसीहा था, वही सेम चीज। तो अभी ये सब चीजों से जो क्लाइमेट चेंज है उससे बचाने के लिए मसीहा के रूप में कौन आया है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे मान लो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो इससे जो है हम लोग अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। There is no country today that will not publicly affirm its faith in the scientific assessment। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो मान लो अपना फेथ ना दिखाता हो किसके ऊपर? ऑन साइंटिफिक असेसमेंट। दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट बी कंटेन्ड ड्रास्टिकली टू कैप द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सी। कि जो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो ये नहीं मानता कि जो साइंटिफिक असेसमेंट है उसके वजह से कोई इशू हो रहा है। सब लोग ये मानते हैं कि हाँ साइंटिफिक असेसमेंट होना चाहिए एंड हम लोगों को जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको कैप करना चाहिए अंटिल 1.5 डिग्री सी। तो लास्ट कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल आया था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑलरेडी 1 डिग्री सी जो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो चुका है। अभी बचा कितना है? 0.5 डिग्री सी जो है बचा है एंड उसके लिए चाहिए 3 टाइम्स मोर रिन्यूएबल एनर्जी, जो क्या है ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन एंड येट इट हैज नेवर इंस्पायर्ड एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी टू कट फॉसिल फ्यूल यूज, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो बोला जा रहा है कि बट ये सब होने के बावजूद भी जो है कोई भी अर्जेंसी हमें दिख नहीं रहा है कि हम लोगों को फॉसिल फ्यूल का जो यूज है उसको हम लोगों को कट डाउन करना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के वजह से ही जो है ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल दैट इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। GHG का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस। सो अब देखो नेक्स्ट पैरा, दैट इट हैज टेकन नियरली 3 डिकेड्स फॉर कॉप। तो बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 30 साल जो है लग गया कॉप को, क्योंकि ये 1995 में स्टार्ट हुआ था और अभी जो है 2023, तो 28 कॉप्स हो चुके हैं। और ये 28 नंबर जो कॉप हुआ है ये कहां पे हुआ है? दुबई में हुआ है। कब खत्म हुआ है? 12 दिसंबर को खत्म हुआ है, ठीक है, 12 दिसंबर को। कब से स्टार्ट हुआ? 30 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था, याद रखना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कॉप 28 कहां पे हुआ एंड कब से हुआ, ठीक है। सो दैट इट हैज टेकन नियरली 3 डिकेड्स फॉर कॉप टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट एज लेड आउट इन द दुबई कॉन्सेंसस। तो बोला जा रहा है कि ये चीज को मानने में कि फॉसिल फ्यूल यूज को हम लोगों को कम करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या होता है?
रिलीज होता है, तो इस चीज को मानने में जो है 30 साल लग गए। सजेस्ट दैट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड स्ट्रेटेजिक सेकंड गेसिंग हैज अनफॉर्चुनेटली वेपनाइज्ड इवन क्लाइमेट साइंस। तो ये बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इसके वजह से क्या हमें देखने को मिला है कि ऑलरेडी जो है क्लाइमेट साइंस को भी जो है वेपनाइज किया जा रहा है। Thus, countries responsible for most of the human emitted carbon point to record temperatures and the links to rising emissions। तो बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज जो मान लो सबसे ज्यादा एमिशन किया है, यानी कि कौन से कंट्रीज के बारे में बोला जा रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, डेवलपिंग नहीं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जो एमिशन किया है ना अपने आप को डेवलप कर दिया है, ठीक है। अब वही बोला जा रहा है कि दे पॉइंट्स टू द राइजिंग टेम्परेचर। अब वो ऑलरेडी पहले जो है टेम्परेचर बढ़ा चुका है और अब वो ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग को ग्लोबल टेम्परेचर कम करना चाहिए। हिपोक्रेसी का लेवल देखो। एंड देयर लिंक्स टू राइजिंग एमिशंस एंड आर्ग्यूइंग फॉर रेनिंग इन एमिशंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। और ये आर्ग्यू करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज क्यों इतना एमिट कर रहा है। अरे भाई, तूने भी तो किया था पहले, ये वो लोग नहीं समझते हैं। However, they are loath to accept this। loath का मतलब क्या है? disgust। तो उन लोगों को जो है ये disgust चीज लगता है कि link when developing and island nations demand funds as reparation। अब उन लोगों को तब जो है गुस्सा आता है या फिर घृणा लगता है, कब? जब डेवलपिंग नेशन एंड आइलैंड नेशन जो है ये डिमांड करते हैं फंड्स एज रिपेरेशन। रिपेरेशन का मतलब क्या है? कंपेंसेशन, ठीक है। जब उन लोगों को कंपेंसेशन के तौर पे अगर पैसे मांगने जाओ बाय डेवलपिंग नेशन एंड आइलैंड नेशन, देन जो डेवलप्ड नेशन है उन लोगों को जो है उन लोगों के ऊपर घृणा आता है या फिर गुस्सा आ जाता है, ठीक है। फॉर द रिपारेशंस फॉर डेवास्टेशन ऑलरेडी रेक्ट बाय क्लाइमेट चेंज, की जो ऑलरेडी जो डेवास्टेशन हो चुका है। अब देखो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि डेवलप्ड नेशन अपने आप को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेगा टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट प्रॉब्लम किसको होगा? डेवलपिंग नेशन को, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है नहीं। सो द लॉस एंड डैमेज फंड, ये जो है ऑलरेडी COP 27 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट एट लास्ट जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है इसी साल का अभी जो COP हुआ COP 28 में दुबई में, इसको एक्सेप्ट किया गया। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? कि एक ऐसा फंड है जहां पे डेवलप्ड नेशन जो है डेवलपिंग नेशन को फंड करेगा ताकि वो लोग अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म कर पाए फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो द लॉस एंड डैमेज फंड व्हिच रिसीव्ड कमिटमेंट्स वर्थ $750 मिलियन US। तो इसमें कमिटमेंट्स कितने हैं? कितने पैसों का जरूरत है? $750 मिलियन US एंड देयरफॉर चीयर्ड एज अ COP 28 सक्सेस। तो उनको ऐसा लगा कि इसके वजह से जो है COP 28 जो है सक्सेसफुल हो गया है एंड हैज ओनली बीन अप्रूव्ड ऑन द कंडीशन दैट इट नॉट बी कंसीडर्ड एज कंपेंसेशन फॉर हिस्टोरिकल कार्बन पॉल्यूशन। और इस बात पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तभी माने जब ये कहा गया कि इसको जो है आप एज अ कंपेंसेशन नहीं मान सकते फॉर हिस्टोरिकल कार्बन पॉल्यूशन। की पहले हम लोगों ने जो कर दिया, अब ऐसा मत बोलिए कि हम लोग कंपेंसेशन के तौर पे पैसा दे रहे हैं, हम लोग का मन है इसलिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। ये जो है डेवलप्ड नेशन का कहना है। Related to this is the larger concern that COP meetings are deemed as historic। अब इसी के साथ ऑथर जो है थोड़ा सा मजाक कर रहा है, थोड़ा सा सार्काज्म में देखो क्या कहा, मतलब यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि जो COP मीटिंग्स है वो तभी हिस्टोरिक हो सकता है ओनली व्हेन दे इंसर्ट न्यू वर्ब फ्रेजेस। जब क्या है? जब वो लोग नया वर्ब फ्रेजेस यहाँ पे जो है इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लो फेज आउट। फेज आउट का मतलब क्या है? किसी चीज को धीरे धीरे बंद कर देना, जैसे फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, या फिर कोल, फेज आउट ऑफ कोल। सो फेज डाउन, फेज डाउन का मतलब क्या है? कम कर देना, कि कैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को कैसे फेज डाउन करेंगे। एंड देन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? एक से दूसरे में चेंज हो जाना, जैसे ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑथर का ये कहना है कि जब तक ये वर्ड्स हम लोग यूज ना करें ना, देन जो है ये कोई भी COP मीटिंग जो है हिस्टोरिकल नहीं लगता। ऑथर यहाँ पे जो है मजाक कर रहा है थोड़ा बहुत। ऑन कटिंग एमिशंस बट आर बेनल। बेनल का मतलब क्या है? बोरिंग। but are banal when they consider how little money and technology have been channeled for fossil fuel de-addiction। अब ये देख के जो है ये बहुत ही खराब लगता है कि इतू सा पैसा से क्या ही होगा, इतू सा पैसा से पूरा वर्ल्ड को हम लोग बचा नहीं सकते। हर एक कंट्री में कितना ही पैसा देगा? देखो सिर्फ 750 मिलियन। अब 750 मिलियन में जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, क्या उसको फंड कर पाएगा पूरा? एडिक्वेटली नहीं कर पाएगा। इट इज टाइम दैट फ्यूचर मीटिंग्स यूज द साइंस टू प्रमोट जस्टिस एंड इक्विटी। तो बोला जा रहा है कि अभी सही समय है कि जो
आने वाले जितने भी कॉप मीटिंग्स हैं उसमें जो है साइंस का इस्तेमाल करें टू प्रोमोट जस्टिस एंड इक्विटी एंड स्ट्रेंथन फेथ इन व्हाट इज नाउ वन ऑफ द फ्यू वर्किंग मल्टीलैटरल प्रोसेस। एंड यही बोला जा रहा है कि अभी जो दो तीन चीजों के ऊपर जो भी बातचीत हो रहा है उसके ऊपर जो है भरोसा रखें एंड उसके ऊपर जो है जो काम है उसको कंटिन्यू करके रखें, तभी हम लोग जो है वर्ल्ड को बचा सकते हैं। यही कहा गया है आज का फर्स्ट एडिटोरियल में। समझ में आया हर किसी को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल का वोकैब हम लोग कर लेते हैं। देखो सबसे पहला वोकैब जो है वो क्या है? कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब क्या है? कोई अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है या फिर मान लो स्ट्रांगली अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडेमनेशन। देन आ जाता है रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? लॉजिकली कोई बात कहना, ठीक है, युक्ति के साथ, उसे हम लोग कहते हैं क्या? रैशनल। या फिर रीजनिंग जहां पे दिया जा रहा है उसे जो है रैशनल हम लोग कहते हैं। अ बेसिक रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। देन एलाई। एलाई का मतलब क्या है? दोस्त। मान लो कोई कंट्री किसी कंट्री का दोस्त है, उसको मदद करता है, देन उसे हम लोग कहते हैं एलाई। जैसे इजराइल का एलाई कौन है? सबसे बड़ा एलाई कौन है? अमेरिका। अमेरिका जो है देखो हेल्प करता है इजराइल को। सो अ स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद अनदर फॉर अ मिलिट्री एंड अदर पर्पस, उसे हम लोग कहते हैं एलाई। देन एब्सटेंशन। एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई अगर मामला आया है उसमें मान लो अगर वोट करना है, कोई अगर वोट नहीं करता है, ठीक है, उसे हम लोग ये कहते हैं कि एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। सो एन इंस्टेंस ऑफ डिक्लाइनिंग टू वोट फॉर और अगेंस्ट अ प्रपोजल और मोशन। ओडियम। ओडियम क्या है? नाउन है। ओडियम का मतलब क्या है? हेट्रेड। हेट्रेड या फिर कोई भी मान लो अगर डिस्गस्ट इनकर्ड बाय समवन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, अगर मान लो किसी के काम की वजह से अगर मान लो किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए या फिर घृणा हो, उसे हम लोग कहते हैं ओडियम। देन कल्डेसैक। ये क्या है? नाउन है। कल्डेसैक। कल्डेसैक का मतलब क्या है कि ऐसा रोड जिसमें क्या है कोई भी जाने का रास्ता नहीं है, एक तरफ से ब्लॉक है, यानी कि वहां से जाओगे तो वो तुमको लौट के ही आना पड़ेगा, उसके आगे जो है तुम नहीं जा सकते, उसे हम लोग कहते हैं कल्डेसैक। तो अ स्ट्रीट और पैसेज दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। क्या है? प्रिंसिपल्ड शिफ्ट। की जो शिफ्ट जो किया है इंडिया ने, वो जो है इंडिया ने अपना प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ही ये शिफ्ट किया है ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन गाजा। कि इंडिया का जो गाजा के ऊपर जो स्टैंड है उसी के ऊपर जो है आज का एडिटोरियल है। इंडिया मस्ट टेक अ मोर वोकल पोजीशन ऑन गाजा विद इजराइल। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है अपना जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर ध्यान रख के खुद जो है अपना ही जो प्रिंसिपल्स है उसी के बेसिस पे गाजा के ऊपर जो है अपना ओपिनियन देना चाहिए इंडिया को। अब देख लेते हैं क्या कहा गया है एडिटोरियल में। 2 months आफ्टर इजराइल्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा रेसिडेंट। तो बोला जा रहा है कि 2 महीना हो चुका है कि इजराइल में जो है क्या हुआ है, अभी जो है इजराइल ने बॉम्बार्ड कर रहे हैं कहां पे? गाजा रेसिडेंट्स के ऊपर। इन रिटेलिएशन फॉर द October 7 टेरर अटैक्स बाय हमास बिगैन। तो ये बोला जा रहा है कि जो October 7 है, हम लोग हर किसी को याद है कि October 7 को जो है हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, एंड उसी के अगेंस्ट में रिटेलिएट करते हुए इजराइल जो है अटैक कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट जो गाजा का जो स्ट्रिप है ना उसको जो है ऑलमोस्ट जो है खत्म ही कर रहा है इजराइल बॉम्बिंग करके या फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेट करके। इंडिया ज्वाइंड इट्स वॉइस टू द ग्लोबल कॉल टू स्टॉप द बॉम्बिंग। अब देखो इंडिया ने इसके पहले जो है कभी भी वोट नहीं किया इजराइल के अगेंस्ट में, बट अब जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया ने वोट किया है। किसके साथ? मतलब जो मान लो एक पिटीशन आया था कि हाँ इजराइल को ये बॉम्बिंग जो है रोकना है, तो उसमें जो है इंडिया ने हामी भरा है, ठीक है। So India joined its voice to the global call to stop the bombing, voting in favor of a resolution at the United Nations General Assembly, जिसे हम लोग UNGA कहते हैं, along with 152 other nations। कि 152 nations ने भी वोट किया है, इसके साथ इंडिया ने भी जो है यहाँ पे ऐड किया है अपना वोट। द रेजोल्यूशन डिमांडेड एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर। तो ये बोला जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन है वो क्या डिमांड किया कि इमीडिएटली जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो है ये युद्ध को रोक देना चाहिए, ये लड़ाई को रोक देना चाहिए। इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। की जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसके तहत इसको बंद कर देना चाहिए। द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस। की जो होस्टेजेस हैं उसको जो है रिलीज कर देना चाहिए। एज वेल एज इंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, यानी कि जो बेसिक जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब का जो एक्सेस है लोगों को जो है देना चाहिए।
India's vote was a shift from its previous vote at the last such UNGA resolution on October 27। तो बोला जा रहा है कि इंडिया का ये जो वोट है ये क्या है, ये एक शिफ्ट है, क्योंकि अक्टूबर 27 में भी एक ऐसा वोट आया था यूएन जनरल असेंबली में, बट उस समय जो है इंडिया ने वोट नहीं किया था। बट अभी जाके जो है इंडिया ने वोट किया है कि हाँ सच में जो है इस वॉर को रोकना चाहिए, ठीक है। सो इंडियाज वोट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वोट एट द लास्ट सच यूएनजीए रेजोल्यूशन ऑन अक्टूबर 27 व्हेन डिस्पाइट द डेथ ऑफ 8000 गाजन्स। तो उस समय जो है 8000 गाजा पट्टी के जो लोग हैं वो मर गए थे, बट उसके बावजूद भी जो है इंडिया ने वोट नहीं किया था। सो इंडिया हैड डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम का मतलब क्या है, अपने आप को रोक लिया, वोट नहीं किया, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग फॉर अ रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर सीज फायर। तो उस समय जो है सीज फायर के लिए जो है इंडिया ने वोट नहीं किया था। द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए, ठीक है, एमईए का मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ठीक है। सो द गवर्नमेंट एंड द एमईए एक्सप्लेन्ड दिस टू बी अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका ये कहना है कि ये क्या है, ये इंडिया का प्रिंसिपल के साथ जो है ये जाता है ये डिसीजन एज पार्ट ऑफ द इंडियाज जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म। क्योंकि ये क्या है, ये इंडिया का जो है जीरो टॉलरेंस अप्रोच है टेररिज्म, ये जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में, क्योंकि इंडिया जो है टेररिज्म को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। एज द अर्लियर रेजोल्यूशन डिड नॉट कंटेन एन एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन, क्योंकि जो अर्लियर रेजोल्यूशन है वो जो है एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन को जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट में नहीं आया है ऑफ द October 7 attacks. However, while the UNGA resolution passed on December 12 bears no direct mention of the terror attacks. तो बोला जा रहा है कि however ये जो UNGA resolution है इसमें जो है डायरेक्ट कोई टेरर अटैक्स के बारे में कोई भी मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। इंडिया हैज वोटेड इन फेवर, तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है फिर भी जो है इन फेवर वोट किया है। Although the government has yet to detail the rationale, तो बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी भी जो है अपना रीजनिंग नहीं दिया है कि क्यों उसने सपोर्ट किया है। देयर कुड बी सेवरल रीजंस, तो बोला जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस हो। अब यहाँ पे जो है ऑथर एक के बाद एक रीजन यहाँ पे पोर्ट्रे किया है, देख लेते हैं पहला रीजन क्या है। पहला रीजन क्या है, कैजुअलिटी फिगर्स हैव रीजन रिलेंटलेसली, कि जो कैजुअलिटी फिगर्स है वो क्या है, रिलेंटलेसली जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विद 18,000 डेड, जहां पे जो है 18,000 का मौत हो चुका है, एंड द हाईएस्ट सच टोल ऑफ नियरली 90 जर्नलिस्ट, जहां पे क्या है 90 जर्नलिस्ट का जो है डेथ हो चुका है। मोर देन 80% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज होमलेस, तो बोला जा रहा है कि वहां पे 80% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन क्या है, होमलेस है, उन लोगों का घर बार नहीं रहा। इवन द यूएस, तो बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने ही जो है ये काम किया है, यूएस ने भी, देखो इवन द यूएस इजराइल्स बिगेस्ट अलाई, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे बड़ा दोस्त है, estimates that nearly half of the 29,000 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन, तो बोला जा रहा है कि जितने भी म्यूनिशंस वहां पे फायर किए गए हैं तो टोटल कितने हैं, ऑलमोस्ट 29,000 है। तो उनमें से हाफ जो म्यूनिशंस हैं एयर टू ग्राउंड यानी कि हवा से जो छोड़ा गया है, यानी कि बॉम्ब्स जो गिराए गए हैं उनमें से जो डिप्लॉय किए गए हैं बाय इजराइल दस फार आर अनगाइडेड, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं पे जो है एम करके ही मारा गया है, ऐसे मनमानी के तौर पे जो है उसको मारा गया है बॉम्ब, जो बॉम्ब्स हैं, और इंडिस्क्रिमिनेट मिसाइल्स, तो ये बोला जा रहा है कि देवर अनगाइडेड, यानी कि किसी के ऊपर भी उसे फोड़ दिया गया है। तो ये एक रीजन है। दूसरा क्या है, सेकंड, इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैव गॉन फार बियॉन्ड देयर ओरिजिनल मैंडेट ऑफ एलिमिनेटिंग हमास कैपेसिटी एंड फ्रीइंग द होस्टेजेस टू अ लार्ज स्केल। तो बोला जा रहा है कि सेकंड रीजन ये हो सकता है कि इंडिया ने इसलिए वोट किया क्योंकि इजराइल का मेन काम क्या था कि हमास को खत्म करना, बट उससे भी वो आगे बढ़ गए हैं। अभी वो क्या करना चाहते हैं कि पूरा गाजा पट्टी, जिसे हम लोग गाजा स्ट्रिप कहते हैं, उसको जो है वो खत्म करना चाहता है, ठीक है। द फ्लैटनिंग ऑफ गाजा एंड फोर्स्ड ऑक्यूपेशन ऑफ मोर टेरिटरी, और ये चाहता है कि बहुत सारे टेरिटरी जो है उसके अंडर आ जाए, इजराइल के अंडर में आ जाए। मोर देन 100 इजरायली होस्टेजेस रिमेन इन हमास, तो बोला जा रहा है कि जो हमास का जो कस्टडी है उसमें 100 से भी ज्यादा जो है इजरायली होस्टेजेस हैं। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, थर्ड रीजन हो सकता है ग्लोबल ओपिनियन इंक्लूडिंग
इंडियन पब्लिक ओपिनियन, तो ये बोला जा सकता है कि इंडिया का जो खुद का पब्लिक ओपिनियन है वो भी इसका रीजन बन सकता है, हैज मूव्ड डिसाइडेडली फ्रॉम सिंपैथी विद इजराइल। तो बोला जा रहा है कि जो इजराइल के साथ जो सिंपैथी था, ठीक है, जो पब्लिक ओपिनियन है, यानी कि मान लो हम लोग जैसे जो लोग हैं इंडियंस, उन लोगों का पहले क्या था, शुरुआत में हम लोग सब इजराइल के साथ थे, बट जब हम लोगों ने ये देखा कि इजराइल जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो पूरा गाजा पट्टी को जो है वो खत्म करने पे तुला हुआ है, देखना अभी जो है कोई भी इजराइल का साथ उतना दे नहीं रहा है। टू हॉरर एट द अनफोल्डिंग आफ्टरमैथ एंड द न्यू दिल्ली कुड नॉट हैव बीन इम्यून टू एंट्रीटीज बाय पैलेस्टाइन एंड द गल्फ स्टेट्स। अब देखो जो न्यू दिल्ली का मतलब क्या है, इंडिया को बोला जा रहा है। अब इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि पैलेस्टीन के साथ या फिर जो गल्फ नेशंस हैं उसके साथ जो है कुछ गलत कर पाए, क्योंकि टू टेक अ रीलुक एट इट्स वोट, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया जो है फिर से जो अपना जो वोट किया है उसके ऊपर से सोचे, क्योंकि उन लोगों के साथ जो है जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है पैलेस्टीन के साथ। इवन एज इंडिया स्टूड आइसोलेटेड इन साउथ एशिया एंड ग्लोबल साउथ फॉर इट्स प्रीवियस एब्सटेंशन। तो बोला जा रहा है कि ये था कि लास्ट टाइम जो अक्टूबर 27 में इंडिया जो है अपने आप को दूर रखा था, इंडिया ने वोट नहीं किया था, बाकी हर कंट्री ने वोट किया था, चाहे वो पैलेस्टीन हो चाहे वो गल्फ नेशन हो, बट इस समय जो है इंडिया ने उसका साथ दिया है। इंडिया ने भी जो है ये कहा है कि हाँ ये जो वॉर है ये जो है कम होना चाहिए या फिर बंद होना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं लास्ट पैरा, इट मे बी टू अर्ली टू सी इंडियाज यूएनजीए वोट एज अ रिवर्सल ऑफ इट्स अर्लियर पोजीशन। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो है बहुत ही जल्दीबाजी में हम लोग जो है डिसीजन ले रहे हैं कि इंडिया का ये जो यूएनजीए वोट को कि ये जो है रिवर्सल है अपना अर्लियर पोजीशन का एंड रिवर्सन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन द कॉन्फ्लिक्ट, कि हम लोग ये नहीं सोच सकते या फिर अभी से जो है ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इंडिया ने जो भी किया है वो जो है वो सही किया है, कि उसने अपना जो प्लान है, पहले जो प्लान था अक्टूबर 27 में उसको रिवर्स कर दिया है, where it has traditionally called for peace। तो उस समय जो है अभी क्या कहा है कि मेनली जो है पीस के ऊपर जो है यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। Much will depend on the role India chooses for itself in ensuring the ceasefire। मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया जो है कौन सा पाथ चूज करता है, कौन सा रोल जो है इंडिया निभाता है, कि कैसे वो जो है ये सीज फायर को रोक सकता है। इज इफेक्टेड एंड होल्ड्स गिवन दैट इजराइल हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड द यूएनजीए रेजोल्यूशन, क्योंकि इजराइल जो है ऑलरेडी यूएनजीए का ये जो रेजोल्यूशन है उसको रिजेक्ट कर चुका है। अभी बात उसी के ऊपर टिका हुआ है कि इंडिया कैसे जो है इसके अगेंस्ट में कैसे रोल प्ले करेगा एंड इंडिया कैसे मदद करेगा इजराइल को ये वॉर रोकने में। हैविंग प्रूवन इट्स क्रेडेंशियल्स एज अ फ्रेंड टू इजराइल फॉलोइंग द टेरर अटैक्स। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका है कि वो इजराइल का दोस्त है, एज वेल एज द ओडियम ऑफ इनेबलिंग द सिविलियन डेथ्स। तो बोला जा रहा है कि ओडियम का मतलब क्या है, डिस्गस्ट या फिर घृणा या फिर शोक, ठीक है, रिगार्डिंग द सिविलियन डेथ्स। द मोदी गवर्नमेंट मस्ट बी मोर वोकल इन हेल्पिंग द नेतन्याहू। तो यहाँ पे जो है मोदी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपना जो भी ओपिनियंस हैं उससे जो है नेतन्याहू यानी कि इजरायली गवर्नमेंट को जो है समझाना चाहिए। आउट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल-डे-सैक। कल-डे-सैक का मतलब क्या है, ऐसा रोड जिसमें जो है सामने ब्लॉकेज है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, उसको पीछे ही आना है। तो उसको समझाना चाहिए कि ये जो रोड पे वो चल रहा है इसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता, अल्टीमेटली जो है उसका जो है डाउनफॉल वहां पे लिखा ही हुआ, उसको पीछे आना ही पड़ेगा। इट हैज बॉम्बार्डेड इट्स वे इनटू एंड वन व्हिच कुड कॉज रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी फॉर डिकेड्स। एंड ये हो सकता है कि इसके वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी या फिर इनसिक्योरिटी देखने को मिले दर्शकों से। तो यहीं पे खत्म होता है आज का सेकंड एडिटोरियल। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर समझ में आए तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है, समझ में आए तो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में भी लिख सकते हो कि कहां पे समझ में नहीं आया। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।